हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि हमें विदित है, हम राजस्थान का भूगोल से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला पढ़ते आ रहे हैं और इस श्रृंखला में हम एक एक करके काफ़ी चैप्टर कवर कर चुके हैं और हाल फिलहाल के कुछ चैप्टर बाकी भी हैं। लेकिन आज हम एक अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है राजस्थानी अफवाह तंत्र। और इसका भाग दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एक भाग पहले अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें जो प्रारंभिक जानकारी होती है अफवाह तंत्र से संबंधित वो मैंने पूर्ण रूप से काफ़ी विस्तार से बता रखी है। और वहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा संख्या में पूछे जाने की संभावना रहती है, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा गहराई में इतने नहीं पूछते हैं जितने किसी ऊपर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। और जैसा कि हमें विदित है, हम ज़्यादा इधर उधर की बातें तो करते नहीं हैं, सिर्फ अपना ध्यान, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। आपका समय बहुत अधिक कीमती है, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, जब हम परीक्षा देने जाते हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, तब अगर एग्ज़ाम डेट घोषित होगी तो उसके बाद में उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ जो भी कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो उसकी उल्टी गिनती ज़रूर शुरू हो चुकी है। इसलिए आपका समय बहुत ही कीमती है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर है। और इसमें हम सबसे पहले लूनी नदी से संबंधित कुछ जानकारियाँ अर्जित करते हैं। लूनी नदी, इसका उद्गम स्थल है उस पर, इसको साबरमती के नाम से जानते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, साबरमती एक नदी और भी है, लेकिन इसको शुरुआत में साबरमती के नाम से स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं। अजमेर में सरस्वती धारा से मिलने के बाद इसका नाम लूनी के नाम से जाना जाता है। लूनी से पहले नहीं, सरस्वती धारा से मिलने के पहले नहीं, बाद में। पुष्कर के निकट साकरी सांचौर में इसे रेल या नाडा भी कहते हैं। ये एक एक नाम मैंने हालांकि पीछे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न वहाँ से पुटअप किए, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं बनते आजकल, ये प्रश्न नहीं पूछते हैं। रेल या नाड़ा किसे कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पहले पूछा करते थे, लेकिन आजकल की परीक्षा में ये प्रश्न नहीं पूछते हैं। फिर भी हमें जानकारी होना जरूरी है। इसका जल बालोतरा तक मीठा व बाद में खारा हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। बालोतरा तक लूनी नदी का जल है वो मीठा है और बाद में खारा हो जाता है। इसे मीठी या खारी, मीठी खारी नदी भी कहते हैं, क्योंकि बालोतरा तक पानी मीठा है, इसके बाद में खारा हो जाता है, तो मीठी खारी नदी के नाम से पुकारते हैं। इसको मरुस्थल की गंगा आदि नामों से भी जाना जाता है। लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र बालू रेत की अधिकता एवं फैलाव के कारण थली, थली का मतलब होता है रेत ही रेत, कहलाता है। कालिदास ने इस नदी को अंतसलीला कहा है। हाँ दोस्तों, ये अपने आप में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि कालिदास ने लूनी नदी को क्या या किस नाम से पुकारा है, तो अंतसलीला। इसका पूर्व क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। लूनी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? लीलड़ी, जो कि सबसे पहले मिलने वाली नदी है। सबसे पहले लूनी नदी में कौन सी नदी आकर मिलते हैं? लीलड़ी। जोजड़ी, गुइया, बांडी, सूकड़ी, मिठड़ी, जवाई, खारी। एक बार पुनः देखिए। लीलड़ी जो कि सबसे पहले मिलने वाली नदी है। जोजड़ी, गुइया, बांडी, सूकड़ी, मिठड़ी, जवाई, खारी। आपके दिमाग में एक प्रश्न और भी उठता होगा, लेकिन उस प्रश्न को मैं बाद में बताऊंगा। अंत में यहाँ बताना मैं उचित नहीं समझता। आगे देखिए। सागी, ये सबसे अंत में मिलने वाली नदी है सागी। अजमेर, ब्यावर, डेगाना, बिलाड़ा, जो कि जोधपुर में, बालोतरा तथा जालोर आदि 7 जिलों में बहती हुई यह नदी कच्छ के रण में गिर जाती है। कच्छ का रण क्या है और खंबात की खाड़ी क्या है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। तो अजमेर जिले में, ब्यावर में, डेगाना, बिलाड़ा, जोधपुर, बालोतरा तथा जालोर आदि 7 जिलों में बहती है। लूनी नदी राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र के 10.40% भाग पर प्रवाहित होती है। जितना भी अपवाह तंत्र है राजस्थान का, उसका 10.40 भाग अकेली लूनी नदी कवर करती है। तथा लूनी बेसिन की पूर्व सीमा, लूनी नदी है, इसकी पूर्वी सीमा का मतलब अरावली पर्वत की तरफ
काला भूरा डूंगर कहलाती है। पूर्वी सीमा है वो किस नाम से पुकारते हैं? काला भूरा डूंगर। पाली के रंगाई छपाई उद्योगों एवं वस्त्र उद्योग के कारण लूनी की सहायक नदी बांडी नदी प्रदूषित हो रही है। काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10-10 बार ये प्रश्न पूछा गया कि पाली के रंगाई छपाई उद्योगों एवं वस्त्र उद्योग के कारण लूनी की सहायक नदी है कौन सी? बांडी। उस नदी का पानी वो प्रदूषित हो रहा है। बांडी नदी को केमिकल रिवर भी कहते हैं। कौन सी? केमिकल रिवर, अंग्रेजी शब्द है। ध्यान दें, आगे देखिए, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो कि इसमें दाईं ओर से आकर मिलती है वह जोजड़ी नदी है। मैंने शुरू में कहा था ना यहाँ कि आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है, लेकिन उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। यही प्रश्न है वो कि लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो कि दाईं तरफ से इसमें आकर मिलती है, उसका नाम है जोजड़ी नदी, और जिसका उद्गम नागौर जिले से होता है। जबकि अन्य जितनी भी नदियाँ हैं उन सब का अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसी में कहीं ना कोई पहाड़ी से निकलती हैं, लेकिन ये नागौर से निकलती है। कौन सी? जोजड़ी नदी। जैसे ये लूनी नदी आ रही है अजमेर से, इस साइड लूनी नदी आ रही है, तो और सारी की सारी नदियाँ ऐसे इसमें मिलती हैं। सहायक नदियाँ लूनी की ये आ गई बाईं तरफ से, लेकिन एक नदी जो कि दाएं तरफ से आकर मिलती है वो कौन सी है? यही है जोजड़ी। आगे देखिए, पोंडलू गांव की पहाड़ियाँ हैं, किसके लिए बोला गया? ये जोजड़ी नदी है जिसका उद्गम स्थल, जोजड़ी नदी जो दाईं तरफ से आकर मिलती है लूनी नदी में, इसका उद्गम स्थल है वो नागौर जिले के कौन से गांव में? पोंडलू गांव में जो पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है ये नदी जोजड़ी। अन्य सारी की सारी नदियाँ अरावली पर्वत से निकलती हैं। माही नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी एक और है, माही नदी। एक एक करके हम बहुत ही शानदार ढंग से पढ़ेंगे दोस्तों, सिर्फ ध्यान आपका यहाँ केंद्रित होना चाहिए। अगर आपको पढ़ाई से प्रेम है तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाली लाइनें साबित हो सकती हैं, लेकिन प्रेम नहीं है पढ़ाई से तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है दोस्तों। अगर आपका पढ़ाई से इतना प्रेम नहीं है तो प्लीज़ आप पहले अपना दिल दिमाग है वो पढ़ाई की तरफ जोड़िए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप अपना दिल दिमाग पढ़ाई की तरफ लगाओगे तो पुस्तकें भी आपकी तरफ आकर्षित होंगी, आपको अपनी रेंज में लाने की कोशिश करेंगी, वो आपके साथ धोखा नहीं करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिवासियों की गंगा कौन सी नदी? माही नदी। बागड़ की गंगा दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ये इनके अन्य उपनाम है। माही नदी, माही नदी के बारे में ये शब्द आ सकते हैं, पीछे कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं? माही नदी को। वागड़ की गंगा किसे कहते हैं? माही नदी को। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसे कहते हैं? माही नदी को। कंठल की गंगा, माही नदी को। दोस्तों यहाँ कंठल शब्द है, इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि माही नदी का किनारा है वो कंठल कहलाता है। माही नदी का किनारा कंठल कहलाता है, इसलिए इसको कंठल की गंगा भी कहते हैं। प्रतापगढ़ और कंठल इनका संबंध आपने पढ़ा होगा। आदि नामों से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू पहाड़ी है, उसके सरदारपुर के निकट है। मिंडा गांव की महेंद्र झील से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव के निकट प्रवेश करती है। तो राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? खांदू गांव में। कौन सी नदी? माही नदी। कहाँ प्रवेश करती है? खांदू गांव। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का भी धार जिला है। धार जिले की जो अमरेरू पहाड़ियाँ हैं, अमरोरू पहाड़ियाँ, वहाँ पर है महेंद्र झील से इसका उद्गम होता है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर की सीमाओं को अलग करती हुई यह नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से होती हुई जाती है, उस कर्क रेखा को यह 2 बार क्रॉस करती है।
कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ काफ़ी अच्छी पैदावार होती है। ये जो माही का मैदान है, यहाँ कहते हैं कि छोटे मोटे 56 गांवों का मैदान था, इसलिए 56 का मैदान भी कहते हैं इसको। माही नदी उल्टे यू, ये देखिए यहाँ से आई और वापस इसी साइड में मुड़ गई, तो इसका मतलब है उल्टा यू। उल्टे यू के आकार में बहती हुई, बैठी नहीं है ये, बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी यानी गुजरात के नीचे की साइड। कल हमने चर्चा की थी, एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूँ। ये हमारा गुजरात है। गुजरात भारत का नक्शा है, उसमें गुजरात की स्थिति कुछ ऐसी होगी। इसमें खंबात की खाड़ी यहाँ पर है, ये हमारा राजस्थान है इस साइड में, और यहाँ खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है कौन सी नदी? माही नदी। तो यहाँ खंबात की खाड़ी है और ये कच्छ का रण है। कौन सा? कच्छ का रण। यहाँ दलदल है। अरब सागर की तरफ जो अफवाह तंत्र है वो या तो कच्छ के रण में यहाँ गिरता है या फिर खंबात की खाड़ी में। तो ये माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। मैंने कल आपको बताया था दो नदियाँ महत्वपूर्ण, पश्चिम बनास और लूनी नदी है, वो कच्छ की खाड़ी में या कच्छ के रण में आपको बताई थी। और दो नदियाँ माही साबरमती के बारे में आपको बताया था, ये खंबात की खाड़ी में। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है, माही नदी उल्टे यू आकार में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे देखिए, इस नदी पर बोरखेड़ा गांव, कौन सा गांव है? बोरखेड़ा, जो कि बांसवाड़ा में है। माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। माही बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर है? माही नदी पर। माही नाम से हम याद रख सकते हैं, लेकिन गांव कौन सा है? बोरखेड़ा गांव। जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। ये याद रखना जरूरी है। कागदी गांव, ये भी एक गांव का नाम है, कागदी गांव, और यह भी बांसवाड़ा में है। यहाँ कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। सुजलाम सुफलाम क्रांति जल से संबंधित है, नदियों से संबंधित है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध इसी नदी से है। कौन सी नदी से? माही नदी से। माही की सहायक नदियाँ, जहाँ से कि काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। सहायक नदियों में बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उनकी सहायक नदियों के बारे में इतनी बार प्रश्न नहीं पूछा गया जितने कि माही या साबरमती नदी है, इनकी सहायक नदियाँ, इनके बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। तो माही की सहायक नदियाँ एक एक करके हम आराम से पढ़ेंगे। बाएं किनारे से मिलने वाली केवल एक नहीं है, बाएं किनारे से मिलने वाली अरण, अन्नास और चाप, यानी 3 नदियाँ हैं, जो कि माही नदी के बाएं किनारा और दाएं किनारा क्या होता है? जैसे ये माही नदी आ रही है, इधर से आई और इस साइड में चली गई। अब बाएं किनारा, इसकी दिशा दक्षिण से पूर्व की तरफ आ रही है ना, तो बायां किनारा ये हो गया, ये किनारा बायां है इसका, और दायां किनारा ये वाला किनारा दायां। तो बाएं किनारे की तरफ से 3 नदियां याद रखनी हमें, अरण, अन्नास और चाप। जबकि दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? इरू, सोम, भादर, एराव, इराऊ, जाखम और मोरान। 4-5 नदियां दोस्तों, ध्यान से देख लेना। 3 ये और 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 नदियों के नाम याद रख लेना। आपके जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सब में देखना ध्यान से, यहाँ से प्रश्न इन 7 नदियों में से कहीं ना कहीं प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार इरू नदी, इसमें माही बांध के पहले ही मिल जाती है। माही बजाज सागर बांध है, इसके ठीक पहले कौन सी नदी मिलती है? इरू। जबकि शेष सारी की सारी नदियाँ माही बांध के बाद इसमें आकर मिलती हैं। आगे देखिए सोम नदी के बारे में, ये भी इसकी सहायक नदी है ना, सोम, इरू, सोम। तो सोम नदी है माही नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो कि उदयपुर जिले के, कौन सा जिला है? उदयपुर जिला की बिछमेड़ा नामक स्थान से निकलकर सुलुम्बर होते हुए, बिछमेड़ा से निकलती है कौन सी? सोम, और सुलुम्बर होते हुए बेणेश्वर, जो कि डूंगरपुर में, बेणेश्वर धाम के बारे में आपने सबने सुना है। अगर नहीं सुन रखा है तो सुन लेना, बेणेश्वर धाम काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है।
डूंगरपुर जिले में है के समीप माही नदी में मिल जाती है। सोम माही जाखम बांध आपने काफ़ी बार सुना होगा, ये बेणेश्वर धाम वहीं पर है। तो माही नदी की सहायक नदी सोम नदी कहाँ मिलती है? बेणेश्वर में। इस नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ किसकी? सोम नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोमती और जाखम, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो माही सोम जाखम, सोम माही जाखम। मैंने एक बार आपको ट्रिक बताई थी किसी वीडियो में, माँ सोजा बहन। माँ सोजा बहन अपने राजस्थान में कहावत है, माँ सोजा बहन, बहन को बहन बोलते हैं। तो माँ सो जा, माँ सो जा, माही सोम जाखम, माँ सोजा बहन, बहन यानी बेणेश्वर, बहन माँ सोजा, माही सोम जाखम और बहन से बेणेश्वर। तो ये बेणेश्वर धाम है या संगम है, यहाँ पर कौन कौन से नदियाँ आकर मिलती हैं, इनके बारे में ये ट्रिक मैंने बताई थी आपको। बेणेश्वर संगम है जहाँ पर ये तीनों नदियाँ आकर मिलती हैं। साबरमती नदी देखिए, अब उदयपुर जिले की जाडोल तहसील के पादरला गांव से निकलकर कोटड़ा से यह नदी राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर बहने के बाद गुजरात से होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। दो नदियाँ आ गई है खंबात की खाड़ी में गिरने वाली, एक तो माही, एक ये साबरमती। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी भी सहायक नदियाँ कौन सी हैं वो प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ शेई, वाक्कल, हथमती, मेसवा, वेतर्क, माजम, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं जो सभी की सभी डूंगरपुर तथा उदयपुर से निकलती हैं। इस साबरमती नदी से और माही नदी से ज़्यादातर प्रश्न इसी लाइन से पूछे जाते हैं। और साबरमती से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, शेई, वाक्कल, हथमती, मेसवा, वेत्रक और माजम। बस यहीं से प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं। अन्य नदी कौन सी लेते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट नदी है चंबल नदी। चंबल नदी से तो आप सभी काफ़ी जानकार हो गए होंगे, क्योंकि आपको तैयारी करते हुए काफ़ी समय हो गया। जो नए बच्चे हैं वो भी जानते हैं चंबल के बारे में, क्योंकि ये चर्मणवती है दोस्तों। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित जनापाव पहाड़ी से होता है। महू या मऊ भी कहते हैं उसको, जनापाव की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है। इससे चर्मणवती नदी राजस्थान के कामधेनु, बारहमासी नदी। बारहमासी नदी का मतलब क्या हुआ? बारहमासी, पूरे 12 महीने तक इसमें पानी बहता रहता है। तो बारहमासी नदी, नित्यवाय नदी, हमेशा बहने वाली नदी। घड़ियालों की शरण स्थली, घड़ियाल हैं वो चंबल में पाए जाते हैं, पानी में रहने वाले जीव होते हैं ये। आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। यह 84गढ़ के निकट चित्तौरिया गांव, जो कि चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ मैंने ये मध्य प्रदेश लिखा, 84गढ़ है। हम लगभग यही पढ़ते हैं कि 84गढ़ के निकट ये राजस्थान में प्रवेश करती है, लेकिन ये 84गढ़ स्थल है ये दोस्तों राजस्थान में नहीं है, ये राजस्थान की बजाय मध्य प्रदेश में है। हाँ, पढ़ना हमें पड़ता है क्योंकि इसी 84गढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थल है। इसके पास में चित्तौरिया गांव है जहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो मध्य प्रदेश में चाहे भले ही हो 84गढ़, लेकिन जो चंबल नदी है ये इस 84गढ़ के पास से ही हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है। और गांव कौन सा? वो चित्तौरिया। तो ये चित्तौरिया ऑप्शन में लिखा हुआ बहुत कम मिलता है, 84गढ़ ज़्यादा लिखा हुआ मिलता है। 84गढ़ के निकट है चित्तौरिया गांव में, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, राजस्थान में प्रवेश करती है तथा 6 जिलों में बहती हुई। 6 जिले कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में बहकर यह नदी उत्तर प्रदेश के मुरादगंज, इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात इसमें कौन सी है? जैसा पिछली नदी में हमने सहायक नदियों के बारे में चर्चा की थी, तो सहायक नदियों के बारे में इसमें प्रश्न पूछते हैं हालांकि, लेकिन इसमें डिवाइडेशन हो जाता है सहायक नदियाँ और इस पर जो बांध बने उनके बारे में, और कौन कौन से जिलों से बहती हैं। इस प्रकार प्रश्न
कहीं से भी पूछ सकते हैं। इसमें 2-3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जिले, चंबल नदी है वो कौन कौन से जिलों से होती हुई बहती है ये याद रखना जरूरी है। यहाँ हाड़ौती क्षेत्र हम याद रखते हैं कि हाड़ौती में से होती हुई गुजरती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ देखिए ध्यान से, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, हाड़ौती के 2 क्षेत्र बच गए हैं। कौन कौन से? बारा और झालावाड़। तो बस वहीं से प्रश्न उठाते हैं। एग्जामिनर प्रश्न वहीं से उठाएगा, एक झालावाड़ लिखेगा या बारा लिखेगा और पूछेगा कि चंबल नदी कहाँ से होती हुई नहीं गुजरती है। आपको बेझिझक होकर झालावाड़ और बारा और इनमें भी मुख्य कौन सा झालावाड़, झालावाड़ का नाम जरूर लिखेंगे कि झालावाड़ में से चंबल नदी गुजरती है या नहीं। तो झालावाड़ से होकर चंबल नदी नहीं गुजरती है, ये याद रखना बस। बाकी कोटा बूंदी, हाड़ौती में 4 जिले हैं, कोटा बूंदी झालावाड़ बारा, उनमें से 2 जिलों में बहती है, लेकिन झालावाड़ और बारा में नहीं बहती है। चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर ये भी याद रखना, क्योंकि ये करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर है, यहाँ बिल्कुल राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई जाती है, जो कि जलीय सीमा भी कह सकते हैं हम। यह नदी उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप है, इटावा में है मुरादगंज, उसके समीप यमुना में मिलती है। ये मत याद रखना चाहिए मुरादगंज इटावा, लेकिन यमुना में मिलती है ये याद रखना जरूरी है। यहाँ गंगा लिखा हुआ मिल सकता है, गंगा में नहीं मिलती, यमुना में मिलती है, और यमुना फिर गंगा में मिलती है। तो गंगा की बजाय यमुना की सहायक नदी याद रखना आप। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से 5 किलोमीटर दूर, भैंसरोडगढ़ स्थल है जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है, उससे 5 किलोमीटर दूर स्थित चूलिया नामक स्थान पर एक चूलिया जलप्रपात बनाया गया है जो इसी नदी पर है। इस चूलिया जलप्रपात के बारे में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, और भैंसरोडगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। च याद रख लेना इसे। चंबल नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। उत्खात भूमि, चंबल नदी में बहुत भयंकर रूप से उत्खात यानी ऊपर से पानी गिरता है और अपने साथ काफ़ी कटाव बना लेती है, बहुत गहरी गहरी खाइयाँ बना लेती है चंबल नदी। इतना तेज बहाव है कि सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर 3 बांध बनाए गए हैं, और वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं। विश्व की ऐसी एकमात्र नदी हम कह सकते हैं इसको, और तीनों पर ही जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। जल विद्युत उत्पादन करने का मतलब है पानी जितना ज़्यादा ऊंचाई से गिरेगा, मान लीजिए ये झरना है, इस प्रकार से ऊपर से यहाँ से पानी आकर यहाँ गिरेगा, जितना ज़्यादा ऊंचाई से गिरेगा उतनी ज़्यादा विद्युत पैदा होगी। तो ऊंचाई से पानी गिरने से यहाँ जो ज़मीन है इसका कटाव भी ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से काफ़ी बड़े बड़े खड्ड बना लेती है ये चंबल नदी। तो इस वजह से यहाँ हम इसको उत्खात भूमि या कुख्यात भूमि के नाम से पुकारते हैं, और मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा जल सीमा बनाती है। अंतर्राज्यीय हमने पहले चर्चा कर रखी है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जलीय सीमा बनाती है। सर्वाधिक जल की आपूर्ति करने वाली चंबल नदी, यानी पानी सबसे ज़्यादा राजस्थान में इसी नदी में से होकर गुजरता है, द्वारा अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन का मतलब ये नदी ऐसे बह रही है तो अपने आस पड़ोस से मिट्टी को कटा कर अपने साथ ले जाती है। मिट्टी को काट कर अपने साथ ले जाना, मिट्टी का कटाव, जिसको अवनालिका अपर्दन कहते हैं। तो ये ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि बहुत तेज रफ्तार से पानी बहता है यहाँ से। इसकी प्रवाह प्रणाली वृक्षाकार है, वृक्ष के आकार में यह बहती है। यह राज्य की बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। हमने लंबी नदियों के बारे में पीछे पढ़ा है। पूर्ण रूप से आंतरिक प्रवाह की और आंतरिक प्रवाह की, चाहे वो अन्य राज्यों में से आए तो भी,
लेकिन पूर्ण रूप से राज्य में नहीं, उनके बारे में चर्चा की थी। लेकिन यहाँ राज्य की बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, यहाँ क्षेत्र का नाम आया है बहाव क्षेत्र। क्षेत्र है जी, कितना क्षेत्र कवर करती है, उस बहाव क्षेत्र के बारे में, इसके बारे में पढ़ें तो यह सबसे लंबी नदी बनती है। राज्य में सतही जल की मात्रा सबसे अधिक इसी में है। केंद्र सरकार की नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया गया। नमामि गंगे के तीसरे प्रोजेक्ट में कौन सी नदी को शामिल किया गया? इसी चंबल को। चंबल नदी में गांगे सूस जीव है, जो कि स्तनपाई मछली समझ लो एक प्रकार से जीव, तथा घड़ियालों की अधिकता है। घड़ियाल ज़्यादा है, गांगे सूस ये भी ज़्यादा है इसमें चंबल नदी में। चंबल की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। लेकिन डॉक्टर रिमोन सक्सेना ने आपने सुना होगा, डॉक्टर रिमोन सक्सेना, उन्होंने भूगोल पर एक काफ़ी अच्छी किताब लिखी थी, उसमें ये लंबाई है इसके बारे में उसने थोड़ा सा अलग से विवरण दिया है। उन्होंने 965 किलोमीटर की लंबाई मानी है डॉक्टर रिमोन सक्सेना ने चंबल नदी की। यहाँ एक बार प्रश्न पूछा गया था, और ज़्यादा पहले नहीं, अभी हाल ही की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। उसमें न तो 1051 लिखा था, न 965 लिखा था। उसमें एक ऑप्शन दिया था 960 किलोमीटर ऑप्शन दे रखा था, और साथ में लिखा हुआ था लगभग। तो दोस्तों 965 के नज़दीक 960 था। ऑप्शन तो और भी बहुत थे, 3 थे, किसी में 800 बता दिया, किसी में 1200 बता दिया, लेकिन ये 960 इसके लगभग नज़दीक था, इसलिए 960 इसका उत्तर बोर्ड ने माना। इसलिए एग्जैक्ट हम कह नहीं सकते 965 या 1051, इनके नज़दीक जो भी मान आता है ऑप्शन में वो भी उत्तर बन जाता है कई बार। चंबल की सहायक नदियों में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? छोटी काली सिंध, दाईं तरफ से, चंबल में दाईं तरफ से मिलने वाली छोटी काली सिंध है एक तो, जो कि राजस्थान में प्रवेश से पहले सीमा पर चंबल में मिलने वाली नदी है। राजस्थान में जब चंबल प्रवेश करते ठीक उससे पहले, यानी सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश से ठीक पहले चितौरिया गांव था, उसके ठीक पहले छोटी काली सिंध ये चंबल में मिलती है। आहू, आलनिया, प्रवण, काली सिंध, पार्वती, शीप, कुन्नू ये दाएं तरफ से मिलती हैं, जबकि बाएं तरफ से मिलने वाली गुंजाली नदी है। यह नदी राजस्थान में प्रवेश के बाद सबसे पहले मिलती है। तो राजस्थान में प्रवेश से ठीक पहले कौन सी नदी? छोटी काली सिंध, और जो कि दाएं तरफ से मिलती है, जबकि बाएं तरफ से सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? गुंजाली। इसके अलावा बामणी, कुराल, मेज, चाकण, बनास ये नदियां भी इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल की सहायक नदियां, उनको हम एक एक करके और पढ़ते हैं, क्योंकि उसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया। जैसे बामणी नदी है, इसको ब्राह्मणी नदी भी कहते हैं, वापणी नदी भी कहते हैं। इसका भाव क्षेत्र है, ये कहाँ से कहाँ तक है? हरिपुरा जो कि चित्तौड़गढ़ में है, उसकी पहाड़ियों से निकलकर भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल में मिलती है। ये कौन सी? बामणी। चंबल नदी 3 राज्यों कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में बहती है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। मध्य भारत में स्थित इस नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। ध्यान रखना ये क्या शब्द है, ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है इसमें चंबल में। इस नदी पर राजस्थान का तो है पहला, लेकिन देश का चौथा हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। हैंगिंग ब्रिज का मतलब आप समझते होंगे, लटकता हुआ पुल, लटकने वाला पुल, वो भी बनाया गया है। भारत का तो इस प्रकार का चौथा, लेकिन राजस्थान का पहला ही है। इसका निर्माण गेमन इंडिया व हुंडई कंपनी द्वारा किया गया। इस हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किसके द्वारा गया? ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया। तो इसका निर्माण गेमन इंडिया तथा हुंडई कंपनी के द्वारा बनाया गया। दोस्तों इस ब्रिज से राष्ट्रीय राजमार्ग 27 गुजरता है। ये भी प्रश्न एक बार नहीं 2-3 बार पूछा गया है। इस हैंगिंग ब्रिज से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? 27। यह हैंगिंग ब्रिज
ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भाग है। ईस्ट वेस्ट का मतलब है उत्तर पश्चिम गलियारा। इसके बारे में हमने राजमार्ग से संबंधित, राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित जो पाठ पढ़ा था उसमें काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ लिया था। तो उसी का हिस्सा है ये। कौन सा? हैंगिंग ब्रिज। वैसे राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज माही नदी पर है, चिखली स्थान है, जो कि डूंगरपुर जिले में है, तथा आनंदपुरी सड़क पर संगमेश्वर में बनाया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर? माही नदी पर, जबकि ये चंबल नदी पर है, और वो चिखली आनंदपुरी इन दो स्थानों के बीच बनाया जा रहा है। चंबल की सहायक पार्वती नदी का भाव क्षेत्र है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियों से निकलकर 12 व कोटा में बहकर सवाईमाधोपुर व कोटा की सीमा पर पालिया गांव के निकट चंबल में गिर जाती है, या चंबल में मिल जाती है। कौन सी नदी? पार्वती। उद्गम कहाँ से होता है इसका? विंध्याचल पहाड़ियों से। आगे और अंतिम, आज का ये अंतिम स्लाइड है। चंबल की सहायक काली सिंध नदी का भाव क्षेत्र। काली सिंध नदी के बारे में हमें पता होना चाहिए। यह नदी मध्य प्रदेश में देवास के निकट बागली गांव से निकलती है दोस्तों, और राजस्थान में कोटा झालावाड़ में बहती हुई नोनेरा, जो कि कोटा में है, नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? काली सिंध। कहाँ से बहती है? कोटा झालावाड़ जिलों में बहती हुई। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? ये तो हालांकि चंबल की सहायक नदी है, लेकिन इसकी भी सहायक नदियाँ कौन सी है? परवन, उजाड़, आहू व निमाज, ये काली सिंध की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने अपवाह तंत्र से संबंधित ये दूसरा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा है। हो सकता है अगले चैप्टर में हमारा ये अपवाह तंत्र से संबंधित मैटर पूरा हो जाएगा। इसका एक तीसरा भाग हम और पढ़ेंगे, क्योंकि पूर्वी राजस्थान की कुछ नदियाँ शेष बची हैं। बनास है और अन्य भी छोटी मोटी नदियाँ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को मनोरंजन भी बीच में चाहिए, लेकिन समय बहुत कीमती है दोस्तों। अगर तैयारी करने वाले सीरियस बच्चे हैं तो उनके लिए मनोरंजन इतना महत्व नहीं रखता है। इसलिए बहुत ही स्ट्रिक्ट और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, यही हमारे लिए उचित होता है। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने जो पढ़ाई से संबंधित मटेरियल है इसी पर अपना ध्यान फोकस करते हुए हमें पढ़ना है, और इसमें शायद ये वीडियो कारगर साबित होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।